डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर हमारा पहला टॉपिक है मैप प्रोजेक्शन या मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र कागज अथवा किसी समतल सतह पर पृथ्वी के संपूर्ण अथवा कुछ भाग के धरातलीय एवं सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाना मानचित्र कहलाता है। यानी कागज, कपड़ा, किसी भी समतल सतह पर पूरी पृथ्वी को या किसी भी भूभाग के छोटे हिस्से के कोई भी जो आपके धरातलीय या सांस्कृतिक लक्षण हैं उनको जब हम दिखाते हैं तो वह क्या कहलाएगा, मानचित्र या मैप कहलाएगा। मानचित्र शब्द जो है वह लैटिन भाषा के मैपा शब्द से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि मानचित्र और फोटो चित्र में क्या अंतर है। तो वैसे हम देखें तो दोनों लगभग आम शब्दों में हम देखें तो आम भाषा में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों को अलग श्रेणी में रखा जाता है। फोटो में किसी वस्तु अथवा स्थान की वास्तविक आकृति आती है, यानी संपूर्ण जो भी आकृतियां फोटो खींचते हैं तो उसके आगे का और पीछे का जो भी आकृति उसके पीछे तक होती है वो सारी की सारी हूबहू आएगी। जबकि मानचित्र में दर्शाए जाने वाले विभिन्न विवरणों के रूढ़ चिन्हों के द्वारा मानचित्र को दिखाया जाता है। यानी जो भी चीज़ हम मैप में दिखाना चाहते हैं उसको हम कन्वेंशनल साइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जो चीज़ हमें दिखानी होती है, जो लक्षण हमें दिखाना होता है, उसी के अनुरूप हम मानचित्र बनाते हैं। यानी सभी लक्षण जो है कोई आवश्यक नहीं है कि हम एक साथ दिखाएं। हम कभी भी एक लक्षण, कभी दो लक्षण, कभी तीन लक्षण, जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप मानचित्र को के अंदर हम उन लक्षणों को रूढ़ चिन्हों के द्वारा, कलर के द्वारा, जो भी सिंबल्स हम प्रयोग में ले रहे हैं उनके द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र की सबसे अच्छी परिभाषा हम देखें तो एफ.जे. मॉन्कहाउस ने दी है। उनके अनुसार निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहते हैं। यानी मानचित्र बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक निश्चित मापनी, यानी निश्चित स्केल, यानी बिना स्केल के हम मानचित्र नहीं बना सकते। मानचित्र कागज के ऊपर बनाए जाते हैं। कागज के ऊपर हम किसको दिखा रहे हैं, धरातल को। यानी धरातल को कागज के ऊपर दिखाने के लिए हमें एक स्केल लेना पड़ेगा। स्केल क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है, उस बड़े भूभाग को हम एक छोटे कागज पे दिखाते हैं तो उसको एक निश्चित अनुपात में हम छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद में उसको कागज के ऊपर उसको बनाया जाता है। तो यानी मानचित्र की सबसे पहली और जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है स्केल। तो कहने का मतलब ये है कि बिना स्केल के हम मानचित्र नहीं बना सकते। अब जब स्केल की बात चली है तो हम मानचित्र के साथ एक चीज़ और, एक शब्द और प्रयोग में लिया जाता है, रेखाचित्र। तो क्या रेखाचित्र और मानचित्र एक हैं या अलग अलग हैं? तो जिस प्रकार से फोटो अलग है मानचित्र से, मैप से, उसी प्रकार से रेखाचित्र जो या जिसको हम स्केच कहते हैं वो भी मानचित्र से अलग है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा इंडिया या विश्व का मानचित्र, उसके नीचे लिखा रहता है नोट टू स्केल। यानी वह देखने में तो मानचित्र नज़र आता है लेकिन वो निश्चित मापनी के आधार पर नहीं बनाया गया है। यानी उसमें हम दो स्थानों के बीच की दूरी नापेंगे और उस डिस्टेंस को ग्राउंड की डिस्टेंस से उसकी तुलना हम करें तो वो ग्राउंड की निश्चित दूरी को नहीं दिखा पाएगा। और जबकि सामान्य मानचित्र हम देखें तो उनके नीचे आपको स्केल लिखा होगा, यानी या तो गणितीय विधि से RF 1:1 या फिर ये लिखा होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी धरातल की 5 किलोमीटर दूरी कागज के ऊपर 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो मानचित्र के अंदर मापनी होती है, रेखाचित्र जो है वो बिना मापनी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानचित्रों का क्या उद्देश्य है, भूगोल के अंदर हम क्यों मानचित्र बनाते हैं। तो मानचित्रों का जो सबसे प्रथम उद्देश्य ये है कि पृथ्वी पर जितने भी हमारे प्राकृतिक और मानवीय लक्षण जो हैं उन लक्षणों को हम मापनी के अनुसार छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद उनको मानचित्र के ऊपर परिवर्तित करके उनको अध्ययन करने योग्य बनाते हैं, समझने के लिए उनको परिवर्तित करके समझने योग्य बनाया जाता है ताकि उस भूभाग का आसानी से अध्ययन किया जा सके। यानी कोई बहुत बड़ा पूरा का पूरा महाद्वीप है, उस महाद्वीप का हमें अध्ययन करना है तो उस पूरे महाद्वीप को हम देख नहीं सकते, तो उसको हम छोटा आकार उसका ले लेते हैं, छोटा आकार का, छोटे रूप का मानचित्र बना लेते हैं और फिर उसके जो भी हैं फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे उसका क्लाइमेट हो,
चाहे उसकी मिट्टियाँ हों, चाहे वेजिटेशन हो, उन सबको हम आसानी से देखकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है उसका आकार बहुत अधिक बड़ा है, तो उसको एक बार में, एक दृष्टि में हम उसके सारे जितने भी उसके लक्षण हैं उनको हम नहीं देख सकते। पृथ्वी के ऊपर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे हैं पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, नदियाँ हैं, मिट्टियाँ हैं। इसके अलावा जलवायु है, जलवायु के साथ साथ मानवीय क्रियाकलाप भी पाए जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के क्रियाकलापों या तथ्यों को दिखाने के लिए हम मानचित्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि भूगोल का अध्ययन हमें करना है तो मानचित्र जो है वो आवश्यक है। बिना मानचित्र के हम भूगोल का हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, उनको भी हम मानचित्रों के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कुछ अदृश्य तत्व हैं या आपके लक्षण हैं, तो उनको हम प्रतिरूपों के द्वारा दिखाते हैं। और हालांकि इस कार्य के लिए या जो विजिबल फीचर्स नहीं है उनके लिए हम सांख्यिकीय जो आपके स्टैटिस्टिकल डायग्राम जो हैं उनको हम बनाकर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये मेथड जो है वो क्या है, सेकेंडरी है या गौण मेथड हैं या गौण विधियां हैं। इन सब को प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त मेथड जो है वो है मानचित्र ही है। अब हम बात करें मानचित्र की आवश्यकता भूगोल के अंदर क्यों पड़ी और इसका क्या उपयोग है। तो भूगोल के अंदर हम सबसे पहले हम बात करें तो मानचित्र जो है इनकी क्या उपयोगिता है। तो भूगोल के अंदर इन मानचित्रों की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का आकार हम देखें तो पृथ्वी गोलाभ आकृति की है, यानी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे से चपटी है और विषुवत रेखीय हिस्से पर पृथ्वी जो है वो उभरी हुई है। तो पृथ्वी के आकार को हम कहें तो एक या तो जियोइड या स्फीरोइड या चपटा दीर्घ वृत्त या गोलाभ के नाम से भी इसके आकार को पुकारा जाता है। आम भाषा में पृथ्वी को हम गोल कहते हैं, लेकिन गोल नहीं है, ये चपटा दीर्घवृत्त या गोलाभ आकृति है। इसको आप जियोइड या स्फीरोइड शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। अब पृथ्वी का हमें वास्तविक आकार दिखाना है तो उस वास्तविक आकार को दिखाने के लिए ग्लोब का निर्माण किया। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का हूबहू मिनिएचर है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी फोटो और स्टैचू होती है, फोटो हम बनाते हैं तो फोटो में हमारी हूबहू आकृति आती है, चेहरा हमारा विजिबल जैसा होता है वैसा हमें पहचान में आ जाता है। दूसरी चीज़ होती है स्टैचू। स्टैचू हम बनाते हैं तो स्टैचू के अंदर हमारी पूरी कद काठी पूरी आकृति जो है वो मूर्ति के अंदर वैसी ही हूबहू जैसा व्यक्ति होता है वैसा नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि फोटो की तुलना हम मानचित्र से कर सकते हैं और जो स्टैचू जो है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, ग्लोब से। तो जो ग्लोब है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल है। तो पृथ्वी को का वास्तविक स्वरूप हमें दिखाना है तो हम क्या बनाएंगे, ग्लोब। लेकिन जो ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप को पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करने के बावजूद भी ग्लोब के द्वारा हम पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब के अध्ययन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे पहली परेशानी जो आती है कि आकृति में ग्लोब जो है वो गोल होता है, तो गोल होने के कारण पूरी पृथ्वी को या ग्लोब को हम एक दृष्टि में एक बार नहीं देख सकते। एक बार में एक हिस्सा देख सकते हैं, पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा या घुमाना पड़ेगा। तो पृथ्वी के ऊपर फैले हुए जो भी महाद्वीप और महासागर हैं उनकी स्थिति का हम सही आकलन नहीं कर सकते। अर्थात मानचित्र के द्वारा हम पूरे ग्लोब का, विश्व का हम एक साथ एक दृष्टि में अध्ययन कर सकते हैं, जबकि ग्लोब के ऊपर ये नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हम बहुत बड़े ग्लोब नहीं बना सकते, तो ग्लोब आकृति में छोटे होने के कारण पृथ्वी के किसी क्षेत्र का अध्ययन जो है हम विस्तार पूर्वक नहीं कर सकते, जबकि मानचित्र के द्वारा हम छोटे से छोटे क्षेत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि मानचित्र हम एनलार्ज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी बड़े मानचित्र भी बनाए जा सकते हैं और छोटे मानचित्र भी बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से मानचित्र के द्वारा पृथ्वी के किन्हीं दो क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं, जबकि ग्लोब के द्वारा यह संभव नहीं है। इसके साथ ही हम देखें तो मानचित्र पर
किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी हम आसानी से नाप सकते हैं, जबकि ग्लोब के ऊपर ये नहीं नाप सकते, क्योंकि ग्लोब की जो सरफेस है वो राउंड सरफेस होती है, उसके ऊपर हम स्केल के द्वारा आप नहीं दूरियां नाप सकते। तो दूरियों को नापना ग्लोब के ऊपर कठिन होता है। इसके साथ ही मानचित्र जो है आसानी से किताबों के अंदर बनाए जा सकते हैं, उनका प्रयोग होता है, ग्लोब का प्रयोग नहीं हो सकता। इसके साथ ही ग्लोब जो है वो लाने ले जाने में असुविधाजनक होता है। मानचित्र को आप कितना भी बड़ा मानचित्र बना लीजिए, उसको फोल्ड करके आसानी से आप कहीं पर भी ला ले जा सकते हैं। तो पृथ्वी के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का या छोटे से छोटे भाग का अध्ययन करना हो तो हम मानचित्र ही प्रयोग में लेते हैं। हालांकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, लेकिन उपरोक्त कमियों के कारण ग्लोब का जो प्रयोग है वो सीमित है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, पृथ्वी का जो आकार है वो त्रिविमीय है, यानी 3 डायमेंशनल है, तो ग्लोब भी पृथ्वी का त्रिविमीय आकार प्रदर्शित करता है। मानचित्र जो है वो 2 डायमेंशनल या द्विविमीय होने के बावजूद भी, 2 डायमेंशनल होने के कारण बाद भी मानचित्रों का प्रयोग जो हम अधिक करते हैं। इसके साथ हम देखें तो मानचित्रों का उपयोग, तो मानचित्रों का उपयोग मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाकलापों को या एक्टिविटीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी मानव की कोई भी एक्टिविटी हम मानचित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ मानचित्रों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए इसे भूगोलवेत्ता का उपकरण कहा गया है, यानी ज्योग्राफर का टूल। यानी भूगोलवेत्ता को किसी भी चीज़ का अध्ययन करना हो तो यदि मानचित्र उसके सामने है तो वह आसानी से उसका अध्ययन कर सकता है। यानी एक तरह से हम कहें तो भूगोल की चाबी भी कह सकते हैं हम, इसकी की के नाम से भी इसको जाना जाता है। भूगोल के अतिरिक्त मानचित्रों का उपयोग है जियोलॉजी के अंदर होता है, क्लाइमेटोलॉजी में होता है, मेट्रोलॉजी के अंदर होता है, समुद्र विज्ञान यानी ओशियोनोग्राफी में भी होता है, वनस्पति विज्ञान में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी, हिस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वर्तमान में मानचित्रों का उपयोग जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है। मानचित्रों का उपयोग जो है सर्वाधिक प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अधिक बढ़ा है इसका उपयोग, और मानचित्रों के उपयोग का हिटलर के इस कथन से पता चलता है। हिटलर का यह कथन कि मुझे किसी भी देश का मानचित्र दो, मैं उस देश पर विजय प्राप्त कर लूँगा, अर्थात आपके पास किसी भी देश का मानचित्र है तो आप उस देश के फिजिकल, कल्चरल, ह्यूमन किसी भी एस्पेक्ट का अध्ययन कर सकते हो। यानी आपके पास उस देश की समस्त जानकारी होगी और आप उसके पश्चात आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मानचित्र के ऊपर हम कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर एच.आर. मिल के अनुसार ये सिद्धांत मान लिया जाना चाहिए कि भूगोल में जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी ज्योग्राफी में हम किसी भी एस्पेक्ट को बिना मैप के हम नहीं दिखा सकते, तो उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है किसी भी पहलू को आप डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो आज हमने मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्रों की क्या आवश्यकता है, मानचित्रों का क्या उद्देश्य है, क्या उपयोग है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले व्याख्यान के अंदर हम मानचित्रों जो है, मानचित्रों के प्रकार और मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।